इस मूवी को देखने से पहले चेतावनी, अगर लड़की के ना देखने से आपका दिल टूट जाता है तो प्लीज ये मूवी मत देखिए, क्योंकि यही एडवाइस डेविड लिंच ने, जो इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं, इस लेटर के जरिए अपने पेरेंट्स को दी थी। वो कहते हैं, डियर मॉम डैड, प्लीज ये मूवी मत देखना और प्लीज किसी को बताना मत ये मूवी मैंने बनाई है। खौफनाक, डरावनी, अजीब, डिस्टर्बिंग, आई थिंक ये सारे शब्द इस मूवी के लिए कम है। ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है माना, लेकिन मूवी का एटमॉस्फेयर, म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट और ये प्राणी मूवी देखने वालों के घोड़े लगा देता है। तो दोस्तों, हम इस खड़े बालों वाले मनुष्य को आए बोलते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हेनरी से होती है, जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। हेनरी के सिर के पीछे जो चीज है वो एक ग्रह है। हेनरी धीरे धीरे फिसल कर इस ओर जाने लगता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, पर सीन उस ग्रह पर ही बना रहता है। सीन धीरे धीरे उस ग्रह के करीब आता है, सीन उस ग्रह के अंदर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर जाता है और अंधकार छा जाता है। तभी रोशनी के साथ एक केबिन दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है। सीन उस हॉल की ओर बढ़ता है। दृश्य उस हॉल के अंदर से होते हुए इस आदमी पर आता है, जो विंडो से हेनरी को देख रहा है। और जैसे ही हेनरी अपना मुंह खोल कर ये वाली चीज पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, तभी वो आदमी अपने पास का गियर खींचता है, जिससे वो सांपनुमा चीज वहाँ से जाने लगती है। तभी सीन एक पानी से भरे गड्ढे पर आता है। वो आदमी अब सारे गियर खींच देता है, जिससे वो सांपनुमा चीज उस पानी के गड्ढे में आकर गिरती है और सीन भी उस चीज के साथ गड्ढे के अंदर जाता है। फिर क्या फिर से हेनरी को दिखा देते हैं, पर वो इस बार पृथ्वी पर है। और हेनरी भैया अंतरिक्ष से कब लौटे? हेनरी, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ, आपकी मर्जी। हेनरी भैया गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। अरे हेनरी भैया कहाँ जा रहे हो, ये तो बताओ। हेनरी, मैंने बोला ना ये बातें बताई नहीं जाती। ठीक है, कूल डाउन, मत बताओ, आपकी मर्जी, प्लीज कैरी ऑन। हेनरी भैया को चलते चलते रात हो जाती है। हे काली काली जुल्फों को तीर के माफिक खड़े रखने वाले भोले मानुस, बता दे कहाँ जा रहा है। पर इस बार हेनरी बोलता नहीं, दिखाता है। देख भूतिया, आँख खोल कर देख, मैं यहाँ आ रहा था। ओके, वो एक बटन दबाता है, डोर खटाक से खुलता है। खटाक से याद आया, सिद्धू जी कमेंट्री थोड़ी आराम से करे, नहीं तो मेरे कान आत्महत्या कर लेंगे। खैर, हेनरी टुबुक 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 अंदर जाता है और फिर से एक बटन दबाता है। डोर खटाक से बंद हो जाता है। हेनरी ऊपर जाता है, आई मीन लिफ्ट उसे ऊपर ले जाती है। तुम हेनरी को देखो, बड़ा ही मासूम टाइप का बंदा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे भोला इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, लिफ्ट का डोर खुलता है। हेनरी बाहर आकर अपने क्वार्टर की ओर जाने लगता है। एक्चुअली हेनरी कंपनी के क्वार्टर में रहता है, वो यहाँ पर प्रिंटर का काम करता है। वो जैसे ही अपने रूम में जाने लगता है कि तभी एक मधुर आवाज हेनरी की और मेरे कानों में, जी हाँ कानों में आकर पड़ती है। वो मधुर आवाज इस लड़की की थी, जो हेनरी से कहती है, मेरी नाम की लड़की ने आपको डिनर पर बुलाया है। तभी हेनरी, नहीं, ये ज्यादा हो गया। तभी हेनरी उसे थैंक यू वेरी मच बोलकर रूम में चला जाता है। यदि रूम की बात करें तो एक हिसाब से अच्छा है, उधर बाथरूम है, पर ये जो यंत्र, इससे हिस करके एक आवाज लगातार आती रहती है और कभी कभी तो बहुत जोरों से आती है। कितनी जोर से? जितनी जोर से टट्टी आती है। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत जोरों से आती है, मतलब बहुत जोरों से आती है, कितनी जोर से आती है। और हाँ, उधर चारा पड़ा है। कुल मिलाकर रूम धंधा है, जो अमूमन एक बैचलर का होता है, पर एक कुछ ज्यादा ही है। रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी हेनरी रह रहा है। हेनरी, मेरी ने बुलाया है, जाओ कि नहीं, वो यही सोच रहा है। तभी हेनरी एक दराज के पास आकर उसे खोलता है। उसमें से एक फटी फोटो के 2 टुकड़े निकाल कर उन्हें जोड़ता है। ये लड़की मेरी है। देखो, इस भोले आदमी की भी जीएफ है और तुम्हारी। सीन मेरी पर आता है, जो हेनरी का इंतजार कर रही है। हेनरी आ रहा है, वो मेरी के घर के पास आ जाता है। मेरी भी कंपनी के क्वार्टर में रहती है। हेनरी मेरी के पास आकर बोलता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हें अब जाके मेरी याद आई। पर मेरी कुछ नहीं बोलती। वो डोर खोलकर बाहर आती है और हेनरी को अंदर ले जाती है। मेरी की मोम, आइए पधारिए, अपना आसन ग्रहण करें, ऐसा मन में बोलती है। हेनरी की बैठने की स्टाइल देखो, मतलब फुल स्वैग।
हेनरी देख किसे रहा है? ओ तो कुत्ती को देख रहा है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। कितना गंदा गंदा लग रहा है। तभी मैरी की मॉम, क्या करते हो? एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो उस हाल लड़के से पूछा जाता है जो लड़की को देखने जाता है। ये सवाल सुनकर हेनरी को छोड़कर पता नहीं मैरी को कुछ हो जाता है। क्या ये मिर्गी है? नहीं, मिर्गी तो नहीं लग रही, फिर क्या है? खैर उसकी मॉम उसे संभालने लगती है। पर दोस्तों हेनरी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। हेनरी भी लाइक, क्या बोलूं मैं, ये इसका रोज का है। तभी वो आगे कहता है, ओ मम्मी जीना मैं एक प्रिंटर हूँ, प्रिंटर। ये बोलने के साथ ही मेरी तुरंत ठीक हो जाती है। मतलब गजब। तभी मॉम, अच्छा काम है। तभी पापा की एंट्री होती है। वो कहता है, आज हम शाही चिकन डिनर करेंगे। हेनरी पापा को हाय बोलता है, हाय ससुर जी। तभी पता नहीं पापा को क्या हो जाता है, वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। वो अपना पेंट ऊपर करने लगते हैं। तभी मम्मी, ओ जी मेहमानों के सामने ऐसी ऐसी गंदी हरकतें नहीं करनी होती है, आपको मेरे सामने करनी होती है। चलो अंदर चलो, करते हैं। मोम खाना बना रही है। ये औरत कौन है? ये है मेरी की दादी। पापा चिकन को फ्राई कर रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, पर तुम मोम की हरकत देखो। वो अपनी लकवा ग्रस्त सासू माँ से किस तरह काम करवा रही है। तभी मोम, सासू माँ जी ये काम तो हो गया, मुझे लगता है आप थक गए होगे, थोड़ी बीड़ी पी लो। पूरी की पूरी फैमिली मेंटल है। ओके सीन डिनर टेबल पर आता है। खाना तैयार है। तभी पापा, वो ना मेरे साथ में चोट लगी है, तो क्या तुम चिकन को काट दोगे? हेनरी, क्यों नहीं, यही काम तो करने आया हूँ मैं। और वो जैसे ये काम करने लगता है कि तभी कुछ ऐसा होता है, खून के साथ मुर्गी में जान आ जाती है। वो हिलने लगती है। ये सीन इतना खराब है कि आप देख भी नहीं पाओगे और मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब जी नाराज हो जाएंगे। खेरे देखकर मम्मी जी को कुछ होता है, शायद चरम सुख मिला। नहीं रहे, इनको भी मेरी वाली मतलब इनकी डॉटर की प्रॉब्लम है। अच्छा, मोम जी ने ही मेरी को एक प्रॉब्लम दी है जिसे सोबिंग कहते हैं। तो मोम वहाँ से उठकर भाग जाती है। मैरी मोम के पीछे जाती है। पापा को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है। वो तो हंस रहा है, देखो हंसी देखो। और हेनरी अजीब फील कर रहा है। तभी मम्मी आती है। मम्मी कड़क लिहाज में, होने वाले दामाद जी कोने में आइए, थोड़ी बात करनी है। मैरी क्यों रो रही है? पापा को देखो, गजब फैमिली है। हेनरी मोम की तरफ जाता है। मोम उसे पकड़कर कोने में ले जाती है। वो हेनरी से पूछती है, क्या तुमने मेरी छोरी के साथ वो किया? ये सुनकर हेनरी तो क्या किसी को भी शौक लगता। हेनरी डरते घबराते हुए कहता है, हाँ मोम जी, थोड़ा थोड़ा किया। तभी मोम, तो मेरे साथ भी करो। मम्मी कोशिश तो पूरी करती है कि हेनरी उसके साथ कुछ करे। ये अचानक से क्राइम पेट्रोल कहाँ चालू हो गया। तभी हेनरी मैरी को बुलाती है। मैरी आती है। मैरी, मम्मी ये क्या कर रही हो? तो मोम थोड़ी सी जांच पड़ताल की, वो बेबी सीखा या किसी और का? बेबी? जी हाँ बेबी। मैरी और हेनरी के अद्भुत मिलन से एक अद्भुत बेबी का जन्म हुआ। तो मोम चाहती कि दोनों आपस में शादी कर ले ताकि उस बेबी को उसका पिता मिल जाए और इनकी बदनामी होने से बच जाए। पर तभी मैरी, मुझे नहीं लगता वो बेबी है। तभी मोम, वो मूर्ख, वो बेबी ही है पर थोड़ा इनमेच्योर है। सीन कट होकर मैरी पर आता है। ये उसका बच्चा है जिसे वो खाना खिला रही है, पर वो खा नहीं रहा। देखो मैं बेबी के क्लोज वाले सीन ना दिखाना चाहता हूँ, ना ही दिखाऊंगा, क्योंकि एक तो यूट्यूब इसकी परमिशन नहीं देगा और दूसरी बात कि आप देख नहीं पाओगे। मैरी बेबी से परेशान होकर दूर बैठ जाती है, क्योंकि एक तो वो खाना नहीं खा रहा और दूसरी बात कि वो लगातार रो रहा है। तभी रूम में हेनरी आता है। वो बेबी को देखकर स्माइल करता है और पलंग पर लेट जाता है। मैरी बेबी को फिर से खाना खिला रही है। ये देखकर हेनरी खुश होने लगता है, क्योंकि उसकी एक हैप्पी फैमिली तो बन चुकी है। रात होती है। मैरी सोने की कोशिश कर रही है। वो बेबी लगातार रो रहा है। हेनरी सो चुका है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेबी रो रहा है, पर मैरी को पड़ता है। वो परेशान होकर बेबी के पास आती है। वो परेशान होकर बेबी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, तुम चुप हो जाओ। बेबी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, पर जैसे ही मैरी सोती है बेबी रोना शुरू कर देता है। मैरी अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। वो खड़ी होकर लाइट चालू करती और बाथरूम में जाती है। तब तक हेनरी भी जाग जाता है। वो बाथरूम से बाहर आकर कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझसे अभी बर्दाश्त नहीं होता, मैं सोना चाहती हूँ। तभी हेनरी, अच्छा होगा तुम वहीं पर रहो। ये सुनकर मैरी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है, ठीक है, फिर संभालो तुम्हारे बेबी को। वो बेड के नीचे से अपना बैग निकाल कर वहाँ से चली जाती है और हेनरी देखता रह जाता है। वो निराश होकर बेड पर गिर जाता है। बेबी रो रहा है, सुनो। सीन इस लड़की पर आकर फिर से हेनरी पर आता है। हेनरी खड़ा होकर बेबी को देखने लगता है। वो एक थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है।
हेनरी पाता है कि बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल है। वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी बेबी कंप्लीटली बीमार पड़ जाता है, जिसे मैं दिखा तो नहीं सकता। तभी हेनरी इस मूवी का फेमस डायलॉग बोलता है, ओह यू आर अ सिक, जिस पर बहुत सारे मीम भी बने कुछ इस तरह के। खैर हेनरी बेबी के पास आता है, वो उसे देखने लगता है। बेबी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हेनरी ने कुछ इस तरह से बेबी को उपचार किया। वो उसे एक गर्म भाप दे रहा है। हेनरी अपना कोट पहनकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी बेबी रोना शुरू कर देता है। हेनरी उसे चुप कराकर जाने लगता है, पर वो फिर से रो देता है। तो इस बार हेनरी अपनी हार मानकर वहीं पर बैठ जाता है। वो उसे देखने लगता है। हेनरी सो रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है, पर वो सो नहीं पा रहा। अब वो मेरी की सिचुएशन को फील कर पा रहा था। हेनरी यहाँ पर दुख, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ फील कर रहा है। ये कुछ ऐसा है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए दिल और मन दोनों तैयार नहीं है, पर फिर भी आप कर रहे हो, और तब आप जैसा फील करते हो वही एग्जैक्ट इस वक्त हेनरी फील कर रहा है। हेनरी यहाँ पर एक ड्रीम देखता है। ये लड़की उसके ड्रीम में डांस कर रही है। क्या ये उसके सपनों की राजकुमारी है? और तभी वो सांपनुमा चीजें उस लड़की के आसपास गिरने लगती है, और वो लड़की बड़ी बेदर्दी के साथ और हंसते हुए उन चीजों को कुचलने लगती है। भला ये लड़की किसी के सपनों की राजकुमारी कैसे हो सकती है? पर हेनरी की है। सीन वापिस से हेनरी पर आता है। हम हेनरी के साइड में किसी को फील कर पाते हैं, ये तो मेरी है, ये तो हेनरी को छोड़कर चली गई थी ना, फिर से वापस आ गई। तभी हेनरी को कुछ फील होता है। वो मेरी के ब्लैंकेट से वही सांपनुमा चीज निकालता है और उसे फेंक देता है। लेकिन ये एक नहीं है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें ब्लैंकेट के नीचे है। हेनरी निकालता है, फेंकता है, फिर निकालता है, फिर फेंकता है, फिर निकालता है और फिर फेंकता है। सीन कट होकर वापस से हेनरी पर आता है। वो अपनी नाइटी के साथ कुछ तो कर रहा है। तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। हेनरी डोर खोलता है। डोर के बाहर वो खूबसूरत लड़की होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। वो कहती है, मैंने अपना रूम छोड़ दिया है, क्या तुम आज रात मुझे यहाँ सोने दोगे? हेनरी का हाथ बेबी के मुंह पर है ताकि उसकी रोने की आवाज वो लड़की सुन ना सके। वो लड़की हेनरी के करीब आती है। काफी गर्मी वाला सीन बन चुका है। हम ये दोनों पानी में आग लगाते हुए दिखाए जाते हैं। बेबी रो रहा है, पर ये दोनों अपने काम में व्यस्त है। ये दोनों उस पानी में डूबते चले जाते हैं और डूब जाते हैं। सीन ड्रीम गर्ल पर आता है। वो गाना गा रही है, सुनो। तभी वहाँ पर हेनरी आता है। हेनरी उसे देखने लगता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। ड्रीम गर्ल भी उसे देखने लगती है। ये दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते कि तभी ड्रीम गर्ल गायब हो जाती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है इस मूवी का एक और वियर्ड सीन। हेनरी के सामने गाड़ी जैसी कोई चीज आती है। ये देखकर हेनरी घबरा जाता है। उस पाइप को घुमाने लगता है कि तभी उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है, और वो बेबी हेनरी की धड़ से निकलकर चिल्लाने लगता है। वो गर्दन आसमान से होते हुए नीचे गिरती है। उसे बालक उठा लेता है और उसे उठाकर पेंसिल बनाने वाली कंपनी में लाता है। और ये क्या, हेनरी की गर्दन का यूज पेंसिल की इरेजर यानी कि पेंसिल की लिखावट मिटाने वाली गद्दी बनाने में की जा रही है। जी हाँ, इसीलिए इस मूवी का नाम इरेजर हेड है। और आप में से किन किन लोगों ने इस इरेजर को अपने मुंह में भरा है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये बंदा पेंसिल के भूसे को हवा में उड़ाता है और तभी कुछ ऐसा होता है। बाय द वे, पूरा का पूरा सीन जो ऊपर हमने अभी देखा वो हेनरी का सपना था। हेनरी तो बिल्कुल सही सलामत है, वो अपने बेबी के साथ है। अब उस बेबी के कारण कहीं नहीं जा पा रहा। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही रूम में कैदी बन गया, जिसमें से वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहा। आपके सामने भी कभी न कभी ऐसी स्थिति जरूर आई होगी। आप देखने वाली बात यह होगी कि हेनरी इस स्थिति से कैसे बाहर आता है। हेनरी सोया हुआ है कि तभी उसे एक आवाज आती है, टुबुक 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 टुबुक। वो जल्दी से कोट पहन लेता है। वो डोर खोलता है और वो क्या देखता है? वो देखता है कि वो खूबसूरत लड़की किसी गैर मर्द के साथ है। ये देखकर हेनरी का दिल टूट जाता है। तो क्या हेनरी इस लड़की को पसंद करता था? जी हाँ, वो उसे पसंद करता था। वो पूरी तरह से निराश हो चुका है। वो उस बेबी को देखने लगता है। हेनरी एक कैंची लेकर बेबी के पास आता है और बैठ जाता है।
वो कुछ सोचने लगता है। वो सोचकर बेबी के कपड़े उसकी पट्टियां काटने लगता है। वो खच 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 करके पट्टियां काट देता है। इसके बाद जो होता है बस वो यहीं पर हो सकता है। वो पट्टियां बेबी के लिए त्वचा का काम कर रही थी। सोचो अगर आपकी स्किन उतार ली जाए तो क्या होगा। वही एग्जैक्ट बेबी के साथ होता है। ये देखकर हेनरी बहुत डर जाता है। वो घबराने लगता है कि तभी लाइट बंद होती है और हमें वो ग्रह दिखाया जाता है जिसमें एक जोरदार धमाका होता है। और फिर हेनरी का फेमस सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे पेंसिल की भूस उड़ रही है। हेनरी उस ग्रह को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है। वो ग्रह हेनरी की ओर आ रहा है और तभी अंधकार छा जाता है। रोशनी के साथ ट्रिम गलाती है। वो आकर डायरेक्ट हेनरी से गले मिलती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। नहीं मतलब ये सीन था क्या? अगर आप अपनी मुसीबतों को मार देते हो या उससे छुटकारा पा लेते हो तो क्या आपको खुशी मिलेगी? ये सीन ये कहना चाहता है। या फिर जब आप अपने बेबी को छोड़ोगे तभी आपको दूसरी औरत एक्सेप्ट करेगी, या ये कहना चाहता है? आई डोंट नो। डेविड लिंच इस मूवी से कहना क्या चाहते थे, वो कहना चाहते थे पता नहीं, मुझे तो कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ा। वो सीन जिसमें हेनरी गंदगी भरे रूम में रहता है डेविड लिंच के जीवन से इंस्पायर था। कहते हैं कि डेविड लिंच अपने मोम डैड के साथ ऐसे ही गंदगी में 5 साल तक रहे थे। और उस डिफॉर्म बेबी की बात करें तो डेविड लिंच की डॉटर जेनिफर जन्म के समय थोड़ी डिफॉर्म पैदा हुई थी, तो उन्होंने हेनरी को डरा हुआ फादर बनाने की कल्पना यहाँ से कर ली। और फिर वो पेंसिल वाला सीन शायद वो डेविड लिंच का एक क्रिटिकल दृष्टिकोण था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। शायद वो कहना चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मजदूरों के सिरों पर खड़ा है और अगर हम सापनुमा चीजों को भावनाओं से जोड़ दें तो चीजें थोड़ी और अच्छी हो जाती है। कहने का मीन है फीलिंग्स अपनी होती है लेकिन उनका कंट्रोल किसी और के पास होता है। ये सीन वही बताता है। फिर ये वाला सीन जिसमें ये लड़की इन चीजों को कुचल कर खुश हो रही है जबकि ये भावना रूपी चीजें हेनरी की है और आखिर में वही अपनी भावनाओं को मारने लगता है जिससे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है क्योंकि उसके अंदर की भावनाएं अब मर रही थी।